हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्लास काइंडली आप लोग चैट सेशन में अपनी अटेंडेंस मार्क करें। प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन चैट सेशन। क्लास सब लोग अपने माइक्रोफोन्स प्लीज म्यूट कर दें। हाँ जी, अभी सब लोग अपने माइक्रोफोन्स जो हैं वो म्यूट रखेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में 10 मिनट्स का सेशन करेंगे जिसमें हम लोग जो प्रॉब्लम्स हैं क्लासेस में उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ 10:40 तक वेट करूंगी, भी लेक्चर भी स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग जो 10:40 तक आप लोगों की अटेंडेंस मार्क होगी, उसके बाद जो भी लोग एंटर होंगे क्लासरूम में दे विल बी मार्क एज एब्सेंट। जी, क्लास तो हमारा ये सब्जेक्ट है आप लोगों का कंट्रोल सिस्टम्स। अच्छा, बुक से स्टार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके लिए जो मेन कोर्स आउटलाइन क्या है और इसके लिए आप लोग कौन से बुक को फॉलो करेंगे। तो ये काइंडली आप लोगों को ये सारा मटेरियल मैं शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप पे भी और साथ में गूगल क्लासरूम पे भी। आपका ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ये भी अपलोड हो जाएगा। सेम आपकी जो बुक है कोर्स आउटलाइन है ये भी गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कोर्स आउटलाइन। ये कंट्रोल सिस्टम्स सब्जेक्ट नेम। जी, कोर्स आउटलाइन इसकी जो कोर्स डिस्क्रिप्शन है दैट इज अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द कंट्रोल सिस्टम। ब्रीफ ओवरव्यू इसके जो आपको रिक्विजिट हैं, आपका प्री रिक्विजिट जो सब्जेक्ट्स हैं जिनका नॉलेज होना चाहिए बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंट्रोल सिस्टम्स, दैट इज द नेटवर्क एनालिसिस, सिग्नल एंड सिस्टम्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ट्रांसफॉर्म,
एंड लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम्स को पढ़ने के लिए आपका मैथ्स स्पेशली डिफरेंशियल इक्वेशंस का बेसिक नॉलेज है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके अलावा लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, वो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये आप सब चीज़ें जो हैं ये मैथ्स में भी देख चुके हैं, स्पेशली डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो आप लोग फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में देख लेते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी है, थ्योरेटिकल प्लस मैथमेटिकल। इसमें कॉन्सेप्ट्स जो होंगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हैं और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो इसको, और ये आपका कोर सब्जेक्ट है, दैट इज कोर सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम्स। अच्छा, इसके लिए आपको एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं इसकी, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग किसको कहते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडलिंग का पता होना चाहिए। ब्लॉक डायग्राम्स, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप लोग एबल हो जाएंगे, यू विल बी एबल to understand the concept of mathematical modeling. After that, block diagram, then continuous time domain, performance analysis of control systems, एंड इसके अलावा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस, जिसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, रूट लोकस है, उसमें बॉर्डर प्लॉट्स हैं। अभी ये सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी क्या चीज़ें, लेकिन अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कंट्रोल सिस्टम। तो अभी मैं जस्ट आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ कि इसकी कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या होगी, इसकी एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं। इसके अलावा ये जो टेक्स्ट बुक है ये आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, ये है आप लोगों की टेक्स्ट बुक। ओके, रिक्वायर्ड जो मस्ट आप लोगों के पास होनी चाहिए वो दो बुक्स हैं। एक तो आपके पास ये वाला, सॉरी ये ऐसे मार्क आ गया, ये फर्स्ट वन, ये टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट वन ये वाली आपके पास है, दैट इज मॉडर्न कंट्रोल इंजीनियरिंग, दैट इज 5th एडिशन बाय ओगाटा। ये वाली बुक आप लोगों की मस्ट। और सेकेंडली जो बुक आप लोगों की, आप लोग इसमें देखेंगे, दैट इज कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग 5th एडिशन बाय नॉर्मन एस नाइस, ये वाली बुक। ठीक है, मतलब एक तो ये रिक्वायर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है दिस वन, एंड रेफरेंस बुक्स आपके पास होनी चाहिए, लेकिन ये कि इसको आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन जो हार्ड में भी आपके पास बुक होनी चाहिए, दैट इज कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग 5th एडिशन बाय नॉर्मन एस नाइस। अच्छा, अभी ग्रेडिंग पॉलिसी जो है ये अभी जनरली जैसे आपके पास होता है कि क्विज 1 होगा, क्विज 2 होगा, इसके अलावा एंड टर्म, मिड टर्म एग्जाम है एंड फाइनल टर्म एग्जाम है। अच्छा, इसमें भी क्योंकि ये यूईटी की आउटलाइन है, इसमें थोड़ी सी मैं चेंजिंग करूंगी, अपलोड करने से पहले वो चेंजिंग करके इसमें इंक्लूड करूंगी, क्योंकि हम लोग 10 मार्क्स जो हैं वो असाइनमेंट्स के भी ऐड करते हैं और उसमें कुछ और भी। और ये ज़रूरी नहीं है कि क्विज 1 आपका 10 मार्क्स का हो, मे बी ये 4 क्विजेज भी हो सकते हैं 5 मार्क्स के। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक्स मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने लेनी है मॉडर्न कंट्रोल इंजीनियरिंग 5th एडिशन बाय ओगाटा। एंड जो सेकंड बुक आप लोगों के पास मस्ट होनी चाहिए, दैट इज कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग 5th एडिशन बाय नॉर्मन एस नाइस। जिन लोगों ने अपने माइक्रोफोन अभी तक म्यूट नहीं किए हुए, ये इनकी मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगी। अगर मैं दोबारा से बैक जाती हूँ उसको स्टॉप शेयर में, तो मैं उन लोगों की, जिन लोगों के माइक्रोफोन अभी जिन्होंने म्यूट नहीं किए, उन लोगों का एब्सेंट मार्क होगी उन लोगों की। अच्छा, दिस इज अबाउट द लेक्चर प्लान। लेक्चर प्लान में अगर देखें तो ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनका कुछ पोर्शन आप लोग देखेंगे, लेकिन 1 to 10 इन ब्रीफ शॉर्ट कि आप लोगों ने 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और उसमें वीक 1 का ये सारा कोर्स आउटलाइन है, 2 है, 3 है। उसके बाद आपको पता है कि 7 वीक के बाद आपका 8 वीक जो होता है, दैट इज अबाउट द मिड टर्म एग्जाम। एंड आफ्टर दैट 16 वीक के बाद आप लोगों का होता है फाइनल टर्म एग्जाम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल सिस्टम लैब प्लान। ये अभी हम लोग अभी इसको यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि आप लोगों ने जैसे ही मिड टर्म, अभी जब ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की हो रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग सिर्फ थ्योरी को पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप लोग ऑन कैंपस आप लोगों की क्लासेस होंगी, तो तब हम लोग जो है वो लैब वाले पोर्शन को सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना, थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक लेक्चर हम लोग एक्स्ट्रा रखेंगे, 2-3 लेक्चर, जिसमें हम लोग मैट लैब को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग जब ऑन कैंपस अपनी क्लासेस लें, तो उससे पहले जो हम लोग मैथमेटिकल पोर्शन कर रहे होंगे,
कंट्रोल का थेरी में, वो आप लोग एटलीस्ट मैटलैब पे उसकी प्रैक्टिस करके आए। मीन्स कि एक मैटलैब का इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, और इसके अलावा जितना भी आप लोग मैथमेटिकल काम करेंगे उसको साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे मैटलैब में। अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट कोर्स आउटलाइन, जिसमें हम लोगों ने बुक देख ली। अगर आप लोग बुक को देखेंगे तो बुक ये है आप लोगों की बुक, दैट इज मॉडर्न कंट्रोल इंजीनियरिंग 5th एडिशन बाय ओगाटा। 5th एडिशन है। अभी अभी इसकी कोर्स आउटलाइन रीन्यू नहीं हुई, मींस कि अभी यूईटी से वो आउटलाइन नहीं आई जिसमें मतलब अभी रीन्यू, नॉर्मली 5th एडिशन ही लास्ट टाइम पढ़ा था, तो एक्सपेक्टेड यही है कि 5th एडिशन ही इसका होगा। अच्छा, ये आप लोगों की बुक है, ये ऑनलाइन ये आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगी, गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगी, और वहाँ से सब लोग इसको देख लें। लेकिन ये आप लोग इस तरह से करें कि हार्डवेयर भी आप लोगों के पास ये बुक होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जब क्लास में आप आते हैं तो उसमें ये होता है कि बुक्स जितनी देर में आपने क्वेश्चन करना होता है उतनी देर में सिर्फ इतनी एक्टिविटी होती है कि लैपटॉप या मोबाइल में से सिर्फ बुक ही उसको निकाल रहे होते हैं, उसके पेजेस स्क्रॉल करते रहते हैं, ये पेज नहीं मिल रहा, वो पेज नहीं मिल रहा। इसलिए मस्ट है कि जो आपके पास एटलीस्ट थेरी सब्जेक्ट है उसमें आपके पास मैथमेटिकल पोर्शन होता है, जिन सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल एनालिसिस ज़्यादा होता है उसमें आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है कि आप लोगों के पास बुक भी हो हार्ड फॉर्म में। ठीक है, ये हमारी बुक है जिसमें से अभी हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम्स। सो हम लोग मूव करते हैं लेक्चर नंबर 1। ठीक है, ये है आपके पास जी कंट्रोल सिस्टम। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट। अच्छा, इसमें आउटलाइन, कोर्स आउटलाइन है, रिकमेंडेड बुक्स हैं, प्री रिक्विजिट ऑफ द सब्जेक्ट एंड बेसिक डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, एग्जांपल्स। अच्छा, अभी तो सबसे पहले बजाय इसके कि हम लोग क्लासिकल और मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी पे मूव करें, तो ये सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टेक्स्ट बुक्स वो मैंने आपको बता दी है, दैट इज़ अ मॉडर्न कंट्रोल इंजीनियरिंग बाय ओगाटा, 5th एडिशन है इसका। इसके अलावा जो कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग है बाय नॉर्मन एस नाइस, ये बुक आप लोग लेंगे। और ये बाकी इसके अलावा हेल्पिंग के लिए कुछ और भी बुक्स हैं, ये आपकी रेफरेंस बुक्स हैं। टेक्स्ट बुक तो मस्ट होनी चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम जहाँ भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वहाँ पे ये दो बुक्स मेनली, नंबर 1 ओगाटा वाली बुक, और सेकंड वन दैट इज नॉर्मन एस नाइस। अच्छा, इसका प्री रिक्विजिट है क्लासिकल कंट्रोल थ्योरी, डिफरेंशियल, इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशंस है इसमें, ये मैंने आप लोगों को बताया कि इसके लिए बेसिक फिजिक्स का पता होना चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। अगर मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी की बात करेंगे तो उसमें लीनियर अलजेब्रा है एंड मैट्रिसेस है। अच्छा, सबसे पहले तो अभी डिस्कस करते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन पे कि सिस्टम क्या। बेसिकली जो कंट्रोल सिस्टम्स है इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। नंबर 1 इज क्लासिकल कंट्रोल थ्योरी है, मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी है, एंड थर्ड वन इज रोबस्ट कंट्रोल थ्योरी। ठीक है, और इसके अलावा ऑटोमेशन कंट्रोल है, इसकी कुछ डेवलपमेंट है। अच्छा, इसके लिए ये कि ये भी, ये पोर्शन जो है वो तब देखेंगे जब हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि कंट्रोल सिस्टम है क्या। A system, what is a control system? A system controlling the operation of another system, a system that can regulate itself and another system. A control system is a device or set of devices to manage, command, direct or regulate the behavior of other devices or systems. ठीक है, ये तो हो गई जिसको आप लोग याद करेंगे डेफिनेशन क्या है कंट्रोल सिस्टम की। लेकिन नॉर्मली हमारे पास सिस्टम होता क्या है? अच्छा, अगर हम किसी भी सिस्टम की डेफिनेशन देखें तो सिस्टम क्या होगा? कोई भी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है आपके पास कि अगर कहीं पे सिस्टम पे आप लोग इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, और ऑब्वियसली सिस्टम की कोई ना कोई क्या होगी, आउटपुट क्या होगी। ठीक है, सिस्टम पे इनपुट अप्लाई करेंगे और अल्टीमेटली क्या मिलेगी हमें, उसके उसकी आउटपुट मिलेगी। तो ये सिस्टम क्या है कि या तो ये अपने सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होगा। अच्छा, अभी यहाँ पे वर्ड आ गया, एक तो हो गया, दो वर्ड्स हैं बेसिकली कंट्रोल सिस्टम में।
दैट इज वन इज सिस्टम एंड सेकेंड इज कंट्रोल। ठीक है, एक तो हमने सिस्टम को देखना है और दूसरा हम लोगों ने क्या देखना है, उसका कंट्रोल देखना है। मतलब उसमें शामिल है, सिर्फ हम लोगों ने सिस्टम को स्टडी नहीं करना, हम लोगों ने सिस्टम के एट्रीब्यूट्स नहीं देखने, हम लोगों ने क्या करना है, उसको उसकी कंट्रोल को मेन देखना है। मतलब इस सब्जेक्ट में जो हमारा मेन फोकस है वो इस सिस्टम के कंट्रोल पे है कि उस सिस्टम को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, या तो ये सिस्टम अपने पैरामीटर्स को, अपने ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, उनको रेगुलेट कर रहा है, या ये सिस्टम किसी और सिस्टम के साथ कनेक्टेड है और किसी और सिस्टम के साथ कनेक्ट होने के बाद उस सिस्टम के ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक डिवाइस हो सकती है और इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस डिवाइसेस हो सकता है। ठीक है, जिसमें वो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, उस सिस्टम के ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशंस। ठीक है, तो जब भी आप लोग इंट्रोडक्शन पे जाते हैं किसी भी सिस्टम के, किसी भी सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे होता है कि हमें ये पता चले कि उस सब्जेक्ट में मेन है क्या चीज़। ठीक है, वो सब्जेक्ट क्या बता रहा है, उसके नेम जो है, जैसे कि लाइक कंट्रोल सिस्टम्स, उसमें कुछ डेफिनेशंस होंगी, उन डेफिनेशंस को हम लोग देखते हैं। जी, व्हाट इज सिस्टम। अगर हम लोग सिर्फ सिस्टम की बात करें, मैंने भी क्या बताया कि कंट्रोल सिस्टम, अगर आप लोग सब्जेक्ट नेम पे फोकस करें तो ये बेसिकली दो डिफरेंट चीजें हैं। एक तो इसमें वो सिस्टम के बारे में बता रहा है, सेकंड वन इसमें किसके बारे में बता रहा है, कंट्रोल के बारे में। ठीक है, तो अगर हम लोग सिर्फ सिस्टम को देखें तो व्हाट इज अ सिस्टम, ए सिस्टम इज द इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड डिवाइसेस फॉर ए डिजायर्ड पर्पस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक आउटपुट, एक इनपुट अप्लाई की है सिस्टम पे और हमें उसमें से क्या चाहिए, कोई ना कोई आउटपुट चाहिए। तो किसी ना किसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, कोई मशीन है, कोई मैकेनिकल सिस्टम है, किसी ड्रिलिंग के लिए यूज कर, मतलब कोई भी सिस्टम हो सकता, मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, बायो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो सकता है। तो उस सिस्टम को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी भी चीज को अगर हम यूज करते हैं तो उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स लगे हुए होते हैं, उन डिफरेंट एलिमेंट्स का जो इंटरकनेक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम। And second one is what is control system. Control system is what? It is an interconnection of components forming a system configuration that will provide a desired response. ठीक है, उसके बाद ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इसमें, और इस सिस्टम में उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है उस डिजायर्ड पर्पस के लिए, उसको कंट्रोल कैसे करना है, दैट इज अबाउट द कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज प्रोसेस। ठीक है, प्रोग्रेसिवली कंटिन्यूइंग ऑपरेशन दैट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ कंट्रोल एक्शंस और मूवमेंट्स सिस्टमैटिकली डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर रिजल्ट और एंड। ठीक है, अच्छा, दो चीजें हैं। अब सिस्टम की डेफिनेशन वो क्या बता रहा है कि जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इंटरकनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि फिर सिस्टम भी प्रोसेस है। अब प्रोसेस क्या है कि जिसमें हमारे पास जो एक्शंस हैं जितने, जिसमें हम कंट्रोल्ड एक्शंस और मूवमेंट को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, डिफरेंट एक्शंस और ऑपरेशंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये सिर्फ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग सिस्टम में, इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, एंड व्हाट इज प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है कि जिसमें आपके पास एक कंटिन्यूस ऑपरेशन हो रहा है और उसमें क्या ये डिफरेंट स्टेजेस हैं और सीरीज ऑफ एक्शंस हैं, ताकि हम लोग एक पर्टिकुलर रिजल्ट या पर्टिकुलर एंड पे पहुंच सकें। ठीक है, लाइक दिस के इनपुट है और उसके बाद आउटपुट है और उसके बिटवीन जितना भी है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, सिस्टम क्या होगा कि जी डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्स हैं, उनको हम लोगों ने क्या कर दिया, कंट्रोल वो कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक सिस्टम हो जाएगा। प्रोसेस किसको कहेंगे कि जिसमें हमें ये पता हो कि इस एलिमेंट की क्या आउटपुट आ रही है, ये कैसे आपके पास बिहेव कर रहा है, ये कैसे, मतलब इनके सारे के सारे ऑपरेशन या सारे के सारे ये कह सकते हैं कि उन एलिमेंट के बिहेवियर को हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोसेस। अच्छा, इसमें आप लोग ये इस डायग्राम को अगर हम लोग देखें कि व्हाट इज द कंट्रोल्ड वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके अलावा मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स क्या हैं, कंट्रोल क्या है, प्लांट क्या है।
अच्छा, इस डेफिनेशन पे भी हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोगों ने क्या बताया कि पहले हमारे पास जो भी सिस्टम हम लोगों ने डिफाइन किया था उसमें हमारे पास क्या था, इतना पोर्शन जो प्रोसेस है, इस पे हम लोग इनपुट अप्लाई करेंगे एंड अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, आउटपुट है। अच्छा, अगर हम लोगों ने किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारे पास बेसिकली अगर हम लोग देखें तो सिस्टम कैसे थे, हमारे पास इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट आउटपुट, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इनपुट पे क्या हो रहा है। बस हमें अगर आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली आ जाती है जो कि हमारी डिजायर्ड है तो हम लोग उसमें ठीक है, अदरवाइज अगर टारगेट अचीव हो जाता है, इफ द टारगेट इज नॉट अचीव तो क्या करेंगे, अल्टीमेटली हम लोग इनपुट में कुछ ना कुछ वेरिएशंस करेंगे ताकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट में भी चेंजिंग मिल सके, हम लोग डिजायर्ड आउटपुट को हम लोग अचीव कर सकें। मतलब क्या है कि पहले सिस्टम, दो तरह के सिस्टम, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं, आप लोगों ने ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम के बारे में सुना होगा, ठीक है। वैसे ये सारी डेफिनेशंस हैं, अभी इसके बाद आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि ओपन लूप क्या होता है, क्लोज लूप है। आप लोग सिर्फ अपने माइंड में ये चीज़ रखें कि अगर एक सिस्टम पे इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और उसकी आउटपुट है, लेकिन उस आउटपुट पे कोई कंट्रोल नहीं है उस इनपुट का, ठीक है। मतलब आइदर वो टारगेट अचीव हो रहा है, नहीं हो रहा, इसको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है, तो वो हमारे पास क्या होगा, ओपन लूप सिस्टम। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, हम उस आउटपुट को भी ऑब्जर्व करें और उसके बाद उसको इनपुट के साथ कंपेयर करें, और इनपुट और आउटपुट में अगर कोई एरर आ रहा है तो फिर उसको हम लोग रिमूव करें। तो मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए हमें अल्टीमेटली सिस्टम में क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कंट्रोलर, ठीक है। तो ये कंट्रोलर का क्या काम होगा, कंट्रोलर का काम ये होगा कि अगर इस प्रोसेस के जो वेरिएबल्स हैं, अगर हम लोगों ने उनमें कुछ चेंजेस करनी है तो पहले हम लोग किसके वेरिएबल्स में चेंज करेंगे, इस कंट्रोलर के वेरिएबल्स में चेंज करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ये वाले जो वेरिएबल्स हैं ना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस प्रोसेस के वेरिएबल से। अगर आप लोग बैक जाके इसकी डेफिनेशन देखें जी, कंट्रोल्ड वेरिएबल, इट इज द क्वांटिटी और कंडीशन दैट इज मेजर्ड एंड कंट्रोल्ड, ठीक है। कंट्रोल्ड वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रोसेस के वो वेरिएबल्स, वो क्वांटिटी जिसको हम लोगों ने कंट्रोल करना है, ठीक है। एंड व्हाट आर द मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स, इट इज द क्वांटिटी ऑफ द कंडीशन दैट इज वेरीड बाय द कंट्रोलर सो एज टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ कंट्रोल्ड वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब कंट्रोल क्या होगा, कंट्रोल मीन्स G, control means measuring the value of controlled variable of a system and applying the manipulated variable to the system to correct or limit the deviation of the measured value from a desired value. अच्छा, अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को ये लग रही होंगी कि ये पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आप लोग अंडरस्टैंड करें, अब उन डेफिनेशंस को या फिर उन जो लाइंस लिखी हुई हैं उनको छोड़ के अगर सिर्फ आप लोग इस डायग्राम पे फोकस करें तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आएगा। कि पहले हम लोगों ने बात की सिस्टम की, सिस्टम क्या है आपके पास, ये प्रोसेस कह लें। सिस्टम तो ये होगा कि इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, प्रोसेस क्या होगा कि हर एलिमेंट का बिहेवियर क्या है, क्या हो रहा है, तो वो पूरे का पूरा क्या होगा, एक प्रोसेस। प्रोसेस पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, इनपुट, और इसकी अल्टीमेटली क्या होती है, कोई ना कोई आउटपुट। अब आउटपुट है, या हमने क्या करना है कि इस प्रोसेस के डिफरेंट पैरामीटर्स को कंट्रोल करना है। तो मुझे जो हम लोग क्वांटिटीज को कंट्रोल कर रहे हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, कंट्रोल्ड वेरिएबल। अब इन वेरिएबल्स को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम में कोई ना कोई कंट्रोलर ऐड कर देंगे। अब इस कंट्रोलर के जो आउटपुट है या उसके वेरिएबल्स हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब अगर हम लोगों ने अपनी सिस्टम की प्रोसेस की आउटपुट में उसके वेरिएबल्स को कंट्रोल करना है तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं, जैसे ही हमें पता चलेगा कि ये क्या करेंगे, बेसिकली सिस्टम क्या करेगा कि ये इन वेरिएबल्स को इस इनपुट के साथ कंपेयर करेगा, ठीक है। मेजर कर रहा है, देख रहा है कि वो ये देख रहा है, एक तो ये भी है आपके पास, दूसरा ये कि इसकी डिजायर्ड वैल्यू क्या है। एक तो इसके वेरिएबल्स आ क्या रहे हैं और सेकेंडली इसकी डिजायर्ड आउटपुट हमें क्या चाहिए, तो वो देखेगा कि उसमें कितना डिफरेंस है। फिर वो क्या करेगा कि ये कंट्रोलर अपने मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स में कुछ ना कुछ वेरिएशंस करेगा। ये जो वेरिएशंस होंगी मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स में, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगी और डायरेक्टली आप अफेक्ट करेंगी इन कंट्रोल्ड वेरिएबल्स को, ठीक है। मतलब ये कि जिन क्वांटिटीज को हमने कंट्रोल करना है
उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलर के जो वेरिएबल्स हैं अगर उनमें वेरिएशन करते हैं, उनमें चेंज करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, आपके कंट्रोल्ड वेरिएबल्स का। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसमें नॉर्मली कन्फ्यूजन होती है कि क्या पता नहीं चल रहा कि जी आपके पास कंट्रोल्ड वेरिएबल्स कौन से हैं और मैनिपुलेटेड। अब कंट्रोल्ड वेरिएबल के भी नेम से ये इफेक्ट आ रहा है, पता चल रहा है हमें कि ये क्या ऐसे वेरिएबल्स, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हमने कंट्रोल करना है। ठीक है, और मैनिपुलेटेड जो एक्चुअल में वेरिएबल्स नहीं है लेकिन उसका इफेक्ट है आपके सिस्टम के वेरिएबल्स पे। जो कंट्रोलर के वेरिएबल्स होंगे या उसकी आउटपुट होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स। और जो सिस्टम की आउटपुट होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंट्रोल्ड वेरिएबल्स। जी नेक्स्ट, डिस्टर्बेंस। अब डिस्टर्बेंस के बारे में नॉर्मली वैसे भी हमें पता होता है कि एक सिस्टम अगर नॉर्मल कंडीशन में रन कर रहा है, अगर उसमें कोई ना कोई चेंज आ जाती है या कोई ना कोई इफेक्ट ऐसा आ जाता है जो हमें नहीं चाहिए, मतलब अनडिजायरेबल अनवांटेड इनपुट है सिस्टम की, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टर्बेंस। मतलब एक मशीन है वो नॉर्मली स्मूथली रन कर रही है लेकिन अचानक कोई ना कोई स्पाइक आ जाती है, कोई इनपुट चेंज हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, कुछ ना कुछ इनपुट की बहुत ज़्यादा स्पाइक आ जाती है, तो उसकी इफेक्ट जो आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेट इज कॉल्ड एज डिस्टर्बेंस। ठीक है जी, डिस्टर्बेंस है। इसके अलावा सिस्टम डिस्टर्बेंस की दो तरह की हो सकती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंस। नंबर वन इज इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल। अब इसके भी आपको नाम से पता चल रहा है कि व्हाट इज इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि जो सिस्टम के अपने ही अंदर किसी रीजन की वजह से आएगी वो क्या होगी, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल डिस्टर्बेंस। एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस इज व्हाट, जो आपके पास एक्सटर्नली किसी इन्वायरमेंट की वजह से आ रही है जो सिस्टम की आउटपुट को अफेक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। अच्छा जी, अब इसके बाद हम लोग इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देखेंगे। अब कंट्रोल सिस्टम की सबसे बड़ी एग्जांपल तो हमारा ये यूनिवर्स है जिसमें आपके पास जितने प्लैनेट्स हैं और सारे अपने अपने एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं। एक स्टेबिलिटी है, अगर वो स्टेबिलिटी लूज कर देगी तो आपका सारा का सारा जितने भी यूनिवर्स है ये क्रैश कर देगी। उसके बाद सबसे बड़ी जो एक कंट्रोल सिस्टम है, एक नेचुरल कंट्रोल सिस्टम है, इसकी सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है ये ह्यूमन बॉडी है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी के अच्छा, इसमें आपके पास जो बायोलॉजिकल सबसे पहले जो आपके पास इंस्पिरेशन है सिस्टम की, ये हमें मिलती है नेचर से। अगर हम लोग सिर्फ अगर यूनिवर्स पे भी ना देखें और इर्द गिर्द की चीज़ों को ना देखें, सराउंडिंग्स को ना देखें और सबसे पहले हम अपनी बॉडी को देखें, तो हमारी बॉडी क्या है, ये सबसे बड़ी एक एग्जाम्पल है। ये बेसिकली क्या थी, साइंटिस्ट के लिए एक मोटिवेशन थी कि वो एक कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो वो मोटिवेशन कहाँ से मिली है, वो एक ह्यूमन बॉडी से ही मोटिवेशन मिली है, जिसमें उसको पता चला, उसने देखा कि हमारे जिस्म के, हमारी बॉडी के, एक ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पैरामीटर्स कैसे कंट्रोल हो रहे हैं। अभी बस अभी थोड़ी देर बाद ये सेशन जो है ये एंड हो जाएगा तो हम लोग इंशाल्लाह फिर न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल जो सबसे बड़ी है, हाउ डज आवर बॉडी रेगुलेट टेम्परेचर। ठीक है, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं, अल्लाह ताला ने क्या सिस्टम ऐसा रखा हुआ है हमारी बॉडी में अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो दो तरह के इफेक्ट है। अगर टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर के दो एट्रीब्यूट्स हैं। एक तो ये क्या इफेक्ट है कि कूलिंग का इफेक्ट है और दूसरा क्या है, हीटिंग का इफेक्ट है। ठीक है, अब एक होता है आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर। अब हम देखें अगर ह्यूमन बीइंग, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास हमारी बॉडी जो है वो इस नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हीट अप है, तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है स्वेटिंग का। ठीक है, स्वेटिंग क्या होती है, आपके स्वेटिंग जो ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और जिससे हमें हमारी बॉडी स्वेट करती है। तो क्या होता है, स्वेटिंग की वजह से हमें हमारे पास क्या आ जाता है, कूलिंग इफेक्ट आ जाता है, हमारी बॉडी जो है वो कूल होना स्टार्ट हो जाती है। सिमिलरली अगर कूल कूल है बॉडी, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि तब भी हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में दिया हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली उसको उस टेम्परेचर के साथ कंपेयर करते रहते हैं और आपकी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। मतलब अगर किसी भी सिस्टम में हम लोग देखें तब भी ऐसा ही होता है कि हमारे पास एक सेट वैल्यू है। अल्लाह ताला ने हमारे पास सेट वैल्यू क्या दी है हमारी बॉडी के टेम्परेचर के लिए,
वो एक ख़ास टेम्परेचर दिया हुआ है, जिससे टेम्परेचर जब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, हमारे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो क्या काम करेंगे, वो काम करेंगे हमारी बॉडी के टेम्परेचर उसी टेम्परेचर पर लाने की कोशिश करेंगे। उसके नतीजे में क्या हो सकता है कि स्वेटिंग हो सकती है और इस तरह का इफेक्ट, ये इसके क्या आते हैं, मतलब कोई ना कोई उसके इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी ह्यूमन बॉडी में ही हैं जो कि, तो अगर आप लोग इन जर्नल या इन शॉर्ट अगर एक कंट्रोल सिस्टम को भी देखें तो उस सिस्टम, कोई भी सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम कैसा होगा कि उसको हम लोग कुछ सेट पैरामीटर्स दे देंगे। सेट पैरामीटर्स दे दिए, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के लिए जो सेट टेम्परेचर है या एक रेफरेंस टेम्परेचर है, दैट इज द 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जब उस टेम्परेचर से अबव जाएंगे या उस टेम्परेचर से बिलो जाएंगे तो आपके सिस्टम में क्या आएगा, खुद ब खुद एक्टिवेट होगा और उस टेम्परेचर पे दोबारा से उसको लाने की कोशिश करेगा, या कूलिंग का इफेक्ट क्रिएट करेगा या फिर हीटिंग का इफेक्ट करेगा। अगर हीट हो रही है बॉडी, उसको 37 पे ले, मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्वेटिंग ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे, आपकी बॉडी स्वेट होगी और अल्टीमेटली दोबारा से क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी और आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन कंट्रोल सिस्टम की, दैट इज ह्यूमन बॉडी। अच्छा, इसके अलावा और भी आपके पास एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये तो थी आपके पास नेचुरल। देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं आपके पास, डिफरेंट, हमें पता है कि दैट इज नेचुरल सिस्टम है हमारे पास, और मैन मेड सिस्टम्स हैं। एक तो नेचुरल जो अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स में बनाया है हमारे लिए देखने के लिए, जिसे कुरान पाक में भी कहा गया कि निशानियां हैं जिनको आप लोग देखें और उनसे सीखें, लर्न करें। तो अब हमारे इंसान के पास मोटिवेशन कहीं से नहीं आ गई कि जी कहाँ से आपने सोच लिया ये सिस्टम बना लिए, तो ये सिस्टम इसी नेचर से आई है। वो मोटिवेशन जो आई है इंसान में आगे उन इन्वेंशंस की, वो कहाँ से है, उसकी बेस क्या है, उसकी बेस यही है नेचर। ठीक है, अब उस कंट्रोल सिस्टम को देखते हुए क्या किया कि अब ह्यूमन ने डिफरेंट मैन मेड कंट्रोल सिस्टम्स आ गए, जिसमें एरोप्लेन्स हैं, डिफरेंट केमिकल प्रोसेस हैं जिनको हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब ये देखेंगे जैसे कि एक पहले पहले क्या होता था, कंट्रोल सिस्टम की डिफरेंट स्टेजेस थी, ये कंट्रोल सिस्टम्स की डिफरेंट स्टेजेस थी। अब ये देखें कि अगर आप ये देखें इस सिस्टम को कि जिसमें ये मैनुअल है, मतलब मैनुअल क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई हमें चाहिए, एफर्ट चाहिए, ह्यूमन ह्यूमन बीइंग है जो कि एक कंट्रोल कर रहा है। ये देखेंगे, ये यहाँ पे एक वाल्व है और ये क्या कर रहा है कि ये चेक कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है कि ये पानी का लेवल कितना हो गया है। ठीक है, एक इनपुट आ रही है, लिक्विड है, वाटर है इस टैंक में, और वो उस वाटर लेवल को चेक कर रहा है। जब वाटर लेवल एक सर्टेन लेवल पे या फिर जो हमें वाटर लेवल चाहिए उस लेवल तक टैंक में आ जाएगा तो यहाँ से ये क्या करेगा, मैनुअली इस वाल्व को क्लोज कर देगा। मतलब पहले इसको ओपन करेगा अगर कम है तो वो जब तक वहाँ तक फिल हो जाएगा, जो लेवल सपोज ये वाला लेवल है जहाँ तक हमें वाटर टैंक को फिल करना है, तो जब तक इस लेवल पे आ जाएगा वाटर तो ये क्या करेगा, इसे कंट्रोल। तो मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट चाहिए, आपको कॉन्टिन्यूसली एक ह्यूमन हो जो कि ऑब्जर्व कर रहा हो कि जी आपका कहाँ तक लेवल आ गया है, और वो खड़ा हो रहे वहाँ पे उसको कंट्रोल करता रहे, देखते रहे। और इसमें ह्यूमन एरर्स होने के चांसेस भी बहुत बहुत ज़्यादा है। पहले पहले यही सिस्टम था आपके पास, जो इनिशियली स्टार्ट में सिस्टम्स थे आपके पास वो क्या थे, मैनुअल कंट्रोल सिस्टम्स। लाइक दिस के आपके पास एक इलेक्ट्रिक फ़ैन है और आपने उसके थ्रू हम लोग रूम टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कितना हमें चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम सेट करेंगे वैल्यूज़ को। और ये वाटर लेवल कंट्रोल इसकी एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स क्या हैं हमारे पास। अब हमारे पास ऐसे गीजर्स आ गए हैं जिसमें कि आपके पास डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अगर आप लोगों ने कभी अपने घर में गीज़र को देखा हो तो उसमें हमारे पास क्या है कि जी आप लेवल सेट कर देते हैं। लाइक वार्म पे चलेगा आपका हीट, उसको सेटिंग कर देंगे तो वार्म जितना टेम्परेचर होगा। उसके बाद वार्म है, उसके बाद आपके पास सेकंड वन आई थिंक सो हॉट पे होता है, फिर उसके बाद वेरी हॉट पे, मतलब डिफरेंट लेवल्स हैं। सपोज आपने अपने गीज़र की जो नॉब है वो आपने सेट की है वार्म पे,
तो इसका मतलब ये कि इसको सिर्फ बर्नर हो रहा है, उसको उसका जो बर्नर को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, पायलट सिर्फ ऑन है उसमें, ठीक है। अगर आपको हॉट पे जा रहे हैं तो अगर आपको बर्नर हो रहा है और एक टेम्परेचर पे पहुंच गए हैं जो हॉट हमें नहीं पता होता, बेसिकली उन्होंने स्लैब सेट की हुई होती हैं कि इतने टेम्परेचर पे जाएगा तो ये हॉट के लिए, इतने टेम्परेचर पे जाएगा तो वेरी हॉट पे है। लेकिन जैसे ही उस टेम्परेचर से ज़्यादा अगर हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हॉट पे है और आपका गीज़र कॉन्टीन्यूसली ऑन है और अगर वो हॉट वाले टेम्परेचर से ज़्यादा वो टेम्परेचर आपके पास ज़्यादा हो जाता है, उससे उससे लिमिट से क्रॉस कर जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो बर्नर ऑफ हो जाता है। तो अब हमारे जो गीज़र सिस्टम्स आ रहे हैं वो भी हमारे पास क्या हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको एग्जांपल दी पहले भी, वो क्या थी, जो आपका ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेट होता है वो भी एक एग्जांपल है ऑटोमेटिक, ठीक है। ये मैनुअल नहीं है, आप अपने सिस्टम को नहीं बता रहे अगर टेम्परेचर आपकी 37 डिग्री से कम या ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे आपको कोई सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये सिस्टम अपने साथ कनेक्ट करूँगा तो मेरा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा या ज़्यादा। ये अल्लाह की तरफ से ही है, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल की एग्जांपल है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कैसे कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नंबर वन, उसके बाद जो मैंने आपसे शुरू में भी डिस्कस किया कि इसकी टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। अच्छा, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, ओपन लूप सिस्टम्स एंड क्लोज लूप सिस्टम्स। ओके, इसमें हमारे पास क्या है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम्स एंड क्लोज लूप में क्या है, आपके पास एक कंट्रोलर है। ये देखें आपके सिस्टम में एक कंट्रोलर है, ये क्या है, डेट इज, इसमें मेन डिफरेंस जो आप लोगों ने याद रखना है, डेट इज, ये पॉइंट है आपके पास, डेट इज विदाउट फीडबैक, ठीक है। एक सिस्टम भी है आपके पास, इनपुट है, कंट्रोलर भी लगा हुआ है आपके पास, प्रोसेस भी चल रहा है, उसके बाद आउटपुट भी आ रही है, लेकिन इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर द पॉइंट्स। आउटपुट हैज़ नो इफेक्ट ऑन कंट्रोल एक्शन, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, आउटपुट इज नाइदर मेजर्ड नॉर फीडबैक, ठीक है। मतलब ये आउटपुट क्या आ रही है इसको हमें देखना पड़ेगा, पहले कंपेयर करना पड़ेगा, खुद हम लोग सारा काम करेंगे, मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं है। इसमें हमारे पैरामीटर जो है वो ओपन लूप है, मतलब ये कि आउटपुट का कुछ पता नहीं है कि वो उसको मेजर नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो वैल्यू आ गई वो आ गई, और ना ही इसको हम लोग फीडबैक क्या होता है, ऐसा एक सिग्नल जो हमारे पास आउटपुट से दोबारा से इनपुट की तरफ कनेक्टेड होता है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है, इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, reference input is not compared with measured output. For each reference input, since in open loop control systems, reference input is not compared with measured output. For each reference input, there is fixed operating condition. Therefore, the accuracy of the system depends on calibration. Okay? मतलब हम लोग जो आउटपुट आ रही है उसको मेजर नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं कि अगर इनपुट की कैलिब्रेशन को चेंज करते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उस आउटपुट के पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। मतलब हर दफ़ा हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट को कैलिब्रेट करना है, फिर चेक करेंगे कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है, फिर दोबारा से इनपुट को कैलिब्रेट करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है। मतलब उस आउटपुट को हम लोग मेजर नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो कॉन्टीन्यूसली आपको कैलिब्रेशन चाहिए, सेकंड पॉइंट इज द परफॉर्मेंस ऑफ ओपन लूप सिस्टम इज सिवियरली अफेक्टेड बाय द presence of disturbances or variation in operating environmental conditions। मतलब यही कि अगर हमारे पास
सिस्टम में कोई अनवांटेड या अनडिजायर्ड आपके पास आ जाती है, इनपुट आ जाती है, या आपके पास इन्वायरमेंटल कंडीशंस आ जाती हैं, तो उससे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। अच्छा, अब क्लोज लूप सिस्टम कैसा होगा? क्लोज लूप सिस्टम इज़ व्हाट, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें एक कंट्रोलर है और एक प्रोसेस है और एक आउटपुट है, और लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक तो यहाँ से हमारे पास आ रही है फीडबैक, ठीक है, ये फीडबैक सिग्नल आ रहा है और यहाँ पे आपके पास उस फीडबैक की बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, अब ये देखेंगे ये जो आउटपुट थी ओपन लूप में क्या है, ये ओपन है, मतलब इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। अगर हम लोग देख रहे हैं इसको मैनुअली ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे कि अगर आउटपुट हमारे पास डिजायर्ड आ रही है ये नहीं आ रही, तो हम लोग क्या करते रहेंगे, इस इनपुट को कैलिब्रेट करते रहेंगे, मतलब इसके पैरामीटर्स में चेंज करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है क्लोज लूप सिस्टम में। क्लोज लूप सिस्टम में क्या होगा, आपकी फीडबैक में एक जो फीडबैक पाथ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड एज फीडबैक पाथ। फीडबैक पाथ में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मेजरमेंट डिवाइस है जो कि इस आउटपुट को यहाँ से मेजर कर रही है। मेजर करने के बाद ये फीडबैक कहाँ पे जा रही है, ये इस कंपैरेटर पे जा रही है। कंपैरेटर का क्या काम है, ये आप लोगों को बहुत क्लियरली पता है कि ये आपके पास क्या करेगा, जितनी भी इनपुट्स आ रही हैं उस सिस्टम पे, उनको क्या करेगा, कंपेयर करेगा। अब ये क्या करेगा कि ये आउटपुट यहाँ से मेजर हुई, यहाँ से मेजर होने के बाद कहाँ चलेगी, इस कंपैरेटर पे। अब इस आउटपुट का और इस इनपुट का क्या होगा, दोनों का कंपैरिजन होगा। अब बेसिकली ये क्या होती है, सेट वैल्यू, इसे हम लोग सेट वैल्यू कहते हैं या रेफरेंस वैल्यू भी कह सकते हैं, सेट वैल्यू। अब जैसे मैंने क्या बताया कि हमने ह्यूमन के लिए आपके पास टेम्परेचर कितना है, सपोज करें यहाँ पे अगर टेम्परेचर है और जो सेट वैल्यू है टेम्परेचर की वो कितनी है आपके पास, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर ये सेट वैल्यू 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, आउटपुट पे कितना टेम्परेचर आ रहा है और इनपुट पे कितना टेम्परेचर आ रहा है, वो दोनों क्या होंगे, इनपुट का तो हमें पता है कितना टेम्परेचर है 37। सपोज करें कि आउटपुट का जो टेम्परेचर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब कंपेयर किया, कंपैरेटर ने कंपेयर किया कि ये जो टेम्परेचर है ये तो उससे ज़्यादा आ रहा है, जो आपका सेट वैल्यू है, ये रेफरेंस वैल्यू है, ये इनपुट वैल्यू है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे तो ज़्यादा आ रहा है। अब कंपैरेटर क्या करेगा, अब कंपैरेटर जो है वो इस कंट्रोलर को ये बताएगा कि ये टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है। अब कंट्रोलर क्या करेगा, अपने मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स में चेंज करेगा, ठीक है, खुद ब खुद उसमें मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स में क्या करेगा, चेंज करेगा, ताकि ये जो मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स थे वो हमारी जो कंट्रोल्ड वेरिएबल्स थे उनको क्या करें, अफेक्ट करें, इस तरह से अफेक्ट करें कि ये टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। मतलब इसमें कंट्रोलर तो यूज़ हो ही रहा है, लेकिन इसमें जो बड़ा काम है वो आपके पास क्या है कि इस आउटपुट को इस इनपुट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने के बाद जो डिफरेंस है वो आप कंट्रोलर को बता रहे हैं कि जी ये इतना टेम्परेचर ज़्यादा है, इसको कम करना है, और वो कंट्रोलर अपने जो मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स हैं उनमें चेंज करेगा और उसका इफेक्ट किस पे होगा अल्टीमेटली। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि इनपुट और आउटपुट दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या ना हो जाए, ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है। मतलब आउटपुट उस वैल्यू पे चली जाए जो वैल्यू आपको चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जो एक सेट वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो जब उस पर आ जाएगा तो एरर सिग्नल क्या हो जाएगा, आपके पास ज़ीरो हो जाएगा और वो उसे बता देगा कि प्रोसेस को स्टॉप कर दें, ठीक है। मतलब हम मज़ीद कंपैरिजन ना करें, कंपैरिजन को हम लोग क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही सिस्टम है, जब भी हम लोग किसी भी कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, कोई ऐसा सिस्टम जिसको हम लोगों ने कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे हम हमेशा ये बात करते हैं कि जी हमें सेट वैल्यूज़ बताएं, मतलब आपको कितनी डिजायर्ड वैल्यू चाहिए, आपको क्या टारगेट चाहिए, फिर हम अपने सिस्टम की आउटपुट को उस टारगेट के साथ कंपेयर करते हैं। और अगर हमारा कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास एरर, जब तक तब तक हम लोग उसको कंपैरिजन करते रहते हैं, सिस्टम में वेरिएशंस करते रहते हैं कि जब तक कि हमारे पास वो सेट वैल्यूज़, वो ऑप्टिमल वैल्यूज़ अचीव ना हो जाएं। जब वो अचीव हो जाती हैं तो हम लोग कंपैरिजंस को या मज़ीद चेंजिंग को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। देखिए कोई भी सिस्टम, सिस्टम में क्या है आपके पास, क्या मेजरिंग पैरामीटर्स हैं सिस्टम को मेजर करने के कि ये सिस्टम कब कैसे परफॉर्मेंस करेगा, अच्छा करेगा, या फिर इसकी स्टेबिलिटी। अगर हम कंट्रोल में बात करें, सिस्टम में किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की बात करें, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें,
कि इसमें स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इसमें एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम उस सिस्टम के, आप फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने अगर कभी डिज़ाइनिंग के प्रॉब्लम पढ़े हों, अगर आप लोगों ने मशीन्स पढ़ी है तो आप लोगों ने ये प्रॉब्लम देखे होंगे कि हम लोगों ने डिज़ाइन ए ट्रांसफार्मर, उसकी रेटिंग दे देते हैं कि जी डिज़ाइन ए ट्रांसफार्मर करें, डिज़ाइन करें ट्रांसफार्मर को, उसकी ये रेटिंग होगी, उसका ये करंट होना चाहिए, उसका ये वोल्टेज होना चाहिए। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इस तरह का एक ना सिस्टम बनाते हैं कि जी हम ये देखते हैं कि हम लोगों ने इस चीज़ को डिज़ाइन करना है और उसके ये पैरामीटर हमें चाहिए। तो हम जब एलिमेंट्स को कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उस पूरे प्रोसेस में जब तक कि वो वाले पैरामीटर्स हमें अचीव नहीं हो जाते, तब तक हमारी डिज़ाइनिंग क्या होगी, कंप्लीट नहीं होगी। तो उस डिज़ाइनिंग को कंप्लीट करने के लिए कंट्रोल सिस्टम में उन पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस आउटपुट को मेजर करते हैं, उसको फीडबैक में मेजर करते हैं, उस सेट वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हम अपनी जो इंटेलिजेंस डिवाइस लगी हुई है, जो कि हमारे पास यहाँ पे इंटेलिजेंस डिवाइस जो है वो कंट्रोलर है, उसको देते हैं और बताते हैं कि जी इसमें ये चेंजिंग करनी है। अच्छा, नॉर्मली अगर आप पैरेलल में सब्जेक्ट देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स का भी, जिसमें आप लोग कंट्रोलर भी पढ़ेंगे और माइक्रो प्रोसेसर को भी देखेंगे। पहले हमारे पास क्या होता था, फिक्स प्रोग्रामिंग, ठीक है। फिक्स प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है कि वो कोई 5-6 पेजेस के कोड्स आपने लिख दिए, अपनी मशीन में इंस्टॉल कर दिए कि जी अब ये सारा कोड फिक्स कोडिंग, ठीक है, इसका हम लोग कहते हैं फिक्स कोडिंग। तो मतलब ये कोड डाल दिया, बता दिया कि पूरा सिस्टम कैसे के कैसे वो परफॉर्म करेगा। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें इस एरा में, रिसेंट जो हमारा दुनिया जिस तरफ चल रही है, जो एरिया है, वो हमारे पास क्या है कि आपने अपने कंट्रोलर को भी क्या बनाना है, इंटेलिजेंट बनाना है। मतलब उसमें हमें फिक्स प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत ना पड़े, वो क्या करे, अपनी ट्रायल्स करे, ट्रायल्स करे करे और ट्रायल्स करने के बाद वो क्या करे, वो ये उसको ये पता चल जाए कि खुद कंपेयर करे और पता चल जाए कि जी नहीं जी, अब वो आउटपुट को बताया कि नहीं अभी तो वो पॉइंट नहीं आया, वो सेट पॉइंट अचीव नहीं हुआ, और उसके बाद फिर वो अल्टीमेटली इस पॉइंट पे आ जाए कि आपका सिस्टम जो है वो कंट्रोल हो जाए। जी क्लास अभी मैंने ये भी देखना है कि आप लोग सो तो नहीं रहे हैं कहीं कि क्या कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी क्या चल रही है। अच्छा क्लास अभी रेस हैंड करेंगे, जो स्टूडेंट रेस हैंड करेगा उससे मैं अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आप लोग रेस हैंड करेंगे कि जिसको पता होगा, ठीक है। अभी मुझे ये बताएं कि अभी कंट्रोल सिस्टम की मैंने कौन सी बुक बताई है आप लोगों को, आप लोगों को जगाना भी पड़ेगा ना साथ साथ। जी हफीज अली। यस मैम, मैम आपने कंट्रोल सिस्टम एंड मॉडलिंग की बुक बताई है। किसकी बुक बताइए, मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम एंड मॉडलिंग। मॉडलिंग तो मैंने बेटा कहीं वर्ड ही नहीं यूज किया, मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम है। यस मैम, वो अच्छा उसका जरा आथर नेम कुछ याद हुआ है, तो मैंने 3-4 दफा रिवाइज किया है। मैम, मैम ओगाटा का एक बताया आपने और एक और बुक का भी बताया। ठीक है, चलो कुछ ना कुछ तुम्हें शाबाश पता है। हाँ जी, अच्छा जी 32 32 रजिस्ट्रेशन 32 मोहम्मद अब्दुल्ला। ओहो इस एक सेकेंड मैं म्यूट करती हूँ। जी मैम। जी जी बेटा दूसरी बुक का ऑथर कौन है, जो सेकंड बुक मैंने मैम नॉम एस नाइस। जी ठीक है शाबाश। हाँ जी, उसके बाद मुझे बताएंगे कि कितने चैप्टर्स मैंने बताए हैं, कि कितने चैप्टर्स हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम्स में पढ़ेंगे, ये कौन बताएगा। जी आयशा, आयशा अमजद 3।
मैम 10 चैप्टर्स। ओके गुड। अच्छा, इसमें भी CLOs मैंने डिस्कस नहीं किए, वो मैं आपको ना अमेंड करके भेजती हूँ जो आपकी कोर्स आउटलाइन है, ताकि आपको पता हो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कि PLOs क्या हैं, CLOs क्या हैं। उस कोर्स के जो CLOs है ना, वो आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। ये नहीं कि ये आपको पता ही ना हो कि एंड पे आ गया कि CLOs क्या होते हैं और PLOs क्या होते हैं। तो CLOs का पता होना चाहिए, उस सब्जेक्ट का कोड पता होना चाहिए, उस सब्जेक्ट के CLOs पता होने चाहिए, उस सब्जेक्ट के PLOs पता होने चाहिए, और ऑथर नेम बुक का पता हो। आपको ये पता हो कि कौन सी बुक आप लोगों ने पढ़ी है। नॉर्मली क्या होता है, सेमेस्टर के एंड पे स्टूडेंट से पूछ रहे होते हैं कि बुक, वो तो हमें पता ही नहीं था कौन सी बुक है। तो इस तरह का जो बिहेवियर है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। ये चीज़ें ना पहले क्लियर करनी होती हैं फर्स्ट क्लास में, ये फर्स्ट वीक में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें जो है अपने माइंड में क्लियर कर लेनी है कि हमारी कोर्स आउटलाइन क्या, हमने किस डायरेक्शन में जाना है। अब एक आपको डायरेक्शन ही पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो फिर वहाँ पे वो अंधेरे में तीर मारने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो एक टारगेट ही नहीं है, तो टारगेट कब पता चलेगा इस कोर्स का? जब तक उस कोर्स की कोर्स आउटलाइन आपके पास नहीं होगी, तो उसका टारगेट भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप लोगों ने क्या टारगेट अचीव करना है। ठीक है। अच्छा जी, बताएं कंट्रोल सिस्टम किसी को थोड़ा सा समझ आया हो? कि वैसे तो नॉर्मली ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग सो ही रहे होते हैं, बस यहाँ पे चैट सेशन में अटेंडेंस ही हो रही होती है। तो कौन बताएगा कि व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम? ये सिर्फ अभी बजाय इसके कि पूरी क्लास के हैंड रेज होते, सिर्फ एक स्टूडेंट है, ये 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके रेज हैं हैंड। जी, उमर अली 50। मैम आपने कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताया है कि बेसिकली कंट्रोलर के अंदर इनपुट जाता है और आगे फिर प्रोसेसर के अंदर प्रोसेस होती है तो आउटपुट आता है। और इसकी आपने 2 टाइप्स बताई हैं, ओपन लूप और क्लोज लूप। और ओपन लूप के अंदर तो सिंपली इनपुट और आउटपुट जो होता है ना, आउटपुट को हम नहीं रीड करते, इनपुट की वैल्यू से कंपेयर नहीं करते हम उसको। और जो क्लोज लूप है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हमारे पास कंपैरिजन करते हैं हम आउटपुट की वैल्यू का इनपुट के साथ। जिस तरह आपने बताया है कि टेम्परेचर हम जो सेट कर देते हैं वो तब तक उसको उनकी वैल्यू को कंपेयर करता रहता है जब तक जो हमारी सेट वैल्यू है वो अचीव ना हो जाए। ठीक है, शाबाश। लेकिन वो मुझे जनरली ये बता दे कि सिस्टम, सिर्फ ये नहीं, मैंने अब उसमें नहीं जाऊंगी कि कंट्रोलर है, लॉजिकल चीजें नहीं है, सिर्फ जनरली बता दे कि सिस्टम क्या चीज है। ठीक है। और कंट्रोल सिस्टम में और सिर्फ सिस्टम में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है दोनों चीजों में? सिस्टम में क्या डिफरेंस है, कंट्रोल सिस्टम में? कंट्रोल की हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, कंट्रोल क्यों जरूरी होता है? ये किसके माइंड में अभी तक किसको थोड़ा बहुत पता चला है कि कंट्रोल में और कंट्रोल सिस्टम में क्या फर्क है? ये बेटा कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है जो जिसमें सब लोग जो है वो खामोश बैठे हैं। अच्छा ज़हीम, 1 मिनट, उसने मुझे लगता है गलती से हाथ खड़ा किया था। अच्छा जी, हम पूछते हैं मुर्तदा। जी मुर्तदा, 72। मुर्तदा हसन। यस मैम। जी बेटा, आप बताएं कि व्हाट इज सिस्टम, और उस सिस्टम को कंट्रोल अगर उस पर इम्प्लीमेंट करना है तो उन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है? इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो होती हैं उन्हें तो हम कंट्रोल कहते हैं, कोई भी नहीं, उन्हें हम सिस्टम को सिस्टम कहते हैं बेटा, सिस्टम कहते सिस्टम कहते हैं। हैं जी। और उनके जरिए विच प्रोवाइड द डिजायर रिस्पॉन्स बाय कंट्रोलिंग, उसको रिस्पॉन्स अगर हम करें तो उसका जो डिजायर रिस्पॉन्स जो हमें चाहिए जी कंट्रोल सिस्टम को, उस कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ओके गुड जी। और कौन बताएगा? अनीसा सुल्ताना। जी बेटा, आप बताएं। मैम जो सिस्टम है वो ये है कि हम लोगों के पास एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, इनपुट आया है और इनपुट बगैर किसी कंट्रोल के हमारे पास आउटपुट आ रही है, हमने वेरिएट नहीं किए इनपुट्स। जबकि कंट्रोल हो गया। सिस्टम में जो है हमारे पास कंट्रोल करके जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ हम जो है वो प्रोसेस करते हैं उनको, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट होती है वो कंट्रोल्ड आउटपुट आती है, उसे वो जो है वो कंट्रोल सिस्टम कहते हैं।
ठीक है, गुड, शाबाश। अच्छा है कि आप लोग कुछ ना कुछ बिल्कुल सोए रहने से बेहतर है कि आप, और जो बाकी लोग बिल्कुल अभी किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी थोड़ा ज़रा एक्टिव हों। देखिए आप लोग, नॉर्मली क्या होता है आप लोगों का कि आप लोग सेमेस्टर के एंड पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जिसकी वजह से आज तक यही हो रहा है, आप लोग इस सेमेस्टर में आ गए हैं और हमें भी पढ़ाते पढ़ाते सालों साल गुजरते जा रहे हैं, स्पेशली जब से यूवीटी का ये स्टार्ट हुआ है कि जी एंड टर्म एग्जाम वहाँ से आएगा। पेपर आउट ऑफ कोर्स आना है, पेपर तो आना नहीं है, और 40 नंबर की तैयारी नहीं करनी है, और सिर्फ ये सोचना है कि जी पेपर तो आना ही नहीं है। आउट ऑफ कोर्स कुछ कुछ कोई चीज़ नहीं होती, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि अगर आप एक पूरे सेमेस्टर में चीज़ पढ़ रहे हैं। मैंने आपको यही बताया कि डायरेक्शन जब तक किसी चीज़ की सही नहीं होगी, तो आपको अगर पता ही नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि आपकी यूवीटी की तरफ से टेक्स्ट बुक क्या है, आपको ये नहीं पता कि जी आपकी कोर्स की सीएलओस क्या हैं, आपकी कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या है, जब तक ये चीज़ें आप लोगों को नहीं पता होंगी, तब तक ये नहीं पता होगा कि जी हमारी डायरेक्शन क्या थी। अब जाना किसी और साइड में है और एफर्ट किसी और साइड में जाने की कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ रिजल्ट अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो वर्क डन होना चाहिए, वर्क डन भी हो, और इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन, इन ए राइट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब राइट डायरेक्शन में काम को करना बहुत जरूरी होता है। ये ना हो कि आपकी, अब जब आप लोग 40 में से 0 नंबर लेते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने एफर्ट भी की, मैडम हमने तो बहुत पढ़ा था, ये बहुत तैयारी की थी, अब उस लड़के के साथ मिलके पढ़ा था, उसके तो 26 नंबर आ गए, मेरे 6 नंबर आ गए, उसको तो मैंने पढ़ाया था। मतलब ये सारी चीजें लेम एक्सक्यूजेज में इसको मैं काउंट करूंगी। ये कोई इस तरह के एक्सक्यूजेज नहीं है जिनको हम लोग कंसिडर कर सकें। तो ये चीजें तब आती हैं जब आपके पास डायरेक्शन राइट नहीं है। देखिए हमारे पास, हमारे हैंड में क्या चीज होती है, एफर्ट करना, और एफर्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए, वही बात है, अगर हम लोग इसी सारे सिस्टम पे, कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें, कि एक एक परफॉर्मेंस है ना आप लोगों की, एक डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए हमें, कि जी हर बंदा एक टारगेट अचीव करता है कि मेरे 100 में से इतने मार्क्स आने चाहिए। अब 100 में से जो मार्क्स आने चाहिए, अब आप 100 में से 90 का तो आप लोगों ने गोल रख लिया कि मेरे 90 मार्क्स आने चाहिए, लेकिन उस 90 के लिए एफर्ट कितनी की, तो हर बंदे को उसकी एफर्ट के अकॉर्डिंग ही मार्क्स मिलते हैं। और इन राइट डायरेक्शन भी एफर्ट होनी चाहिए, डायरेक्शन आपकी राइट होनी चाहिए। जब तक ये नहीं पता होगा कि यूईटी की तरफ से कोर्स आउटलाइन क्या है, यूईटी की तरफ से टेक्स्ट बुक क्या है, अब एक टेक्स्ट बुक और है और आप कुछ और पढ़ रहे हैं या कुछ नहीं पता है, तो ये आप लोगों ने क्या करना है, वीक बाय वीक इसका एनालिसिस करना है कि इस वीक में हम लोगों ने क्या पढ़ना था, क्या पढ़ लिया, ये बुक है इसका कौन सा चैप्टर कर लिया, कितना कर लिया, क्या कर लिया। तो इसका जिसे हम लोग कहते हैं ना कंपैरिजन, तो वही वही सारे का सारा सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाता है कि उस परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डे बाय डे या वीक बाय वीक अपने उस जो जितना कर लिया है काम, उसका एनालिसिस करते जाना है, उसका कंपैरिजन करते जाना है, जो सेट वैल्यूज आपको दी गई हैं। आपकी सेट वैल्यूज क्या है, आपकी सेट वैल्यूज आपकी कोर्स आउटलाइन है। ठीक है, तो आपने अपनी आउटपुट की कंपैरिजन करना है, आउटपुट का अपनी सेट वैल्यूज के साथ। तो जब उस सेट वैल्यूज के साथ कंपैरिजन करते जाएंगे, तो आपको ये आइडिया होता जाएगा कि हमारी आउटपुट पे मजीद चेंजेस क्या करने की जरूरत है। अगर ये दोनों प्रोसेस, कंपैरिजन वाला और करेक्शन वाला, ये आप पूरे सेमेस्टर में करते जाएंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके 40 में से 0 मार्क्स हों। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आप लोग जो हैं वो अपनी बुक को डाउनलोड करेंगे। बुक को डाउनलोड करने के बाद अपनी कोर्स आउटलाइन को देखेंगे कि हमने क्या पढ़ना है। अभी इतना कोई बर्डनाइज नहीं है आपके लिए कि जी मैं कहूँ कि जी चैप्टर नंबर 1 कल पूरा, लेकिन जो एटलीस्ट जो पढ़ा है उसका पता हो कि क्या पढ़ा है। ये नहीं कि क्लास में बिल्कुल सो रहे हैं कि जी वो हो पता ही नहीं चला क्या पढ़ा था, पता नहीं क्या था। नॉर्मली अभी किसी स्टूडेंट से, मैं ऐसे स्टूडेंट से जिसने रेव जिसने हैंड रेज नहीं किया, अगर मैं उससे ये पूछ लूँ कि क्या है, क्या जरूरी नहीं है कि आपसे कहूँगी जी जिसको पता है कि वो रेज हैंड में कहीं से भी किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकती हूँ ना। अब मेरे लेक्चर का क्या फायदा है अगर मैं यहाँ पे अपना एक टाइम स्पेंड कर रही हूँ आप लोगों पे, एक टाइम हम लोग यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, और उस पे आप लोग क्या हो, या सोए हुए हो या मोबाइल बस ऑन करके और चैट में यस लिखा है और उसके बाद आप सो जाएं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो सारे का सारा टाइम वेस्टेज है। तो फिर आप इस तरह के टीचर को आप लोग कैटेगराइज करते हैं कि जी ये बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, ये बहुत इस तरह का है कि ये तो हमसे पूछ रहा है कि जी क्या बताओ क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। ये सख्ती नहीं होती, ये स्ट्रिक्ट नहीं है।
ये सिर्फ जो एक मैंने इनपुट दिया है आप लोगों पे, एक टाइम स्पेंड किया है, एक इनपुट आप लोगों पे अप्लाई किया, अगर उसकी कोई आउटपुट नहीं होगी, मतलब अगर एक स्टूडेंट बिल्कुल निल बैठा हुआ है क्लास में कि मैंने तो लेक्चर सुनना ही नहीं है, ठीक है। अब ऑन कैंपस तो आप लोगों को ये पता होता है कि जी मैं क्लास में खड़ी हूँ, मुझे पता है कि इंटरेक्शन हो रहा है क्लास के साथ, तो मुझे ये पता है कि मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकती हूँ, आपके माइंड में भी ये चीज़ होती है कि नहीं। अब जो ये ऑनलाइन क्लासेस है, अब इनका एक ये ड्रॉबैक साथ में ये भी है कि स्टूडेंट उतनी कंसंट्रेशन के साथ, वैसे तो क्लास में भी खैर कंसंट्रेशन पूरी होती है, लेकिन उसके लिए टीचर को मेथड आता है कि आपको कैसे क्लास में एक्टिव रखना है, ठीक है। तो वो टीचर टू टीचर वेरी कर रहा होता है डिफरेंट टीचिंग मेथड पे। तो उसमें ये है कि आप लोग, हाँ उसमें ऑनलाइन क्लासेस की मैं बात कर रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस जब चल रही हैं नॉर्मली, तो उसमें बस ठीक है लेक्चर रिकॉर्ड होगा तो सुन लेंगे। और नॉर्मली मैं तो ये हैरान हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि हम लोगों ने लेक्चर वो जो है अपलोड डाउनलोड करना है और उस लेक्चर को एटलीस्ट सुने कि उसमें क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है ना, इससे आप लोगों ने अवॉइड करना है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों पे एक इनपुट अप्लाई कर रही हूँ ना, तो मुझे कुछ ना कुछ उसका फीडबैक चाहिए। मतलब उसका अगर ये आपका जो ओबी सिस्टम है ना, इस सिस्टम का मकसद क्या था? इस सिस्टम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो पढ़ाया है वो आप लोगों से उसकी फीडबैक लेनी है कि आप लोगों को पता है नहीं पता, किया है नहीं किया। तो ये मैं मुझे इस चीज़ का राइट है कि अगर मैंने 1 घंटे का लेक्चर लिया है तो आप लोगों को कुछ ना कुछ पता हो कि क्या पढ़ा है उस लेक्चर में, ठीक है। तो ये चीज़ें बस आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि लेक्चर को साथ साथ सुने, उसको देखें, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर पता हो कि उस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस तरह से करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, अभी मैं इसको यहीं पे थोड़ी सी डेफिनेशन आप लोग देख लें। अभी ये वाली लेक्चर स्लाइड्स जो हैं मैं अपलोड कर दूंगी, लेकिन इसके अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको भी हम लोग यहीं पे ब्रेक करेंगे। इसको हम लोग इसको जितना भी देखा है डेफिनेशंस हैं, थोड़ा सा इसको स्टडी करें, थोड़ा सा इसको देखें, बुक में देखें कि कंट्रोल सिस्टम क्या चीज़ है, सिस्टम क्या होता है, अपने माइंड में सोचें, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को एक जनरल एग्जाम्पल बता दी आप लोगों के सब्जेक्ट की, कि आप लोगों के सब्जेक्ट के टारगेट्स ये हैं, उनको हमने अचीव करना है, तो इसके लिए हमें साथ साथ कैसे उस पर कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब ये देखें आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप लोगों पे भी बहुत सारे जो है वो हमें कंट्रोल एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ताकि आप लोग सीधे रहें, ठीक है। इसमें एथिक्स भी हैं, आपकी मॉरल वैल्यूज हैं, आपको सब कुछ सिखाना है, तमीज़ भी सिखानी है, पढ़ाना भी है। ये सारी चीज़ें जो है वो पैरेलल में लेके चलनी पड़ती हैं, ठीक है। एक डिसेंट इंसान बनने के लिए इन सारी पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज ये ना हो कि आपकी पर्सनालिटी में ये चीज़ें बहुत कम रह जाएं, ठीक है। तो उसके अलावा आप लोगों की क्लास इंचार्ज हूँ मैं, कोई भी क्लासेस में अगर इशू आ रहा है, कोई भी वो इशू जो जनरली जो एक इशू हो भी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बस माइंड में इशू हो, क्योंकि जो इस तरह के इश्यूज होते हैं वो फिर इश्यूज ही रहते हैं जिसको हम रिजॉल्व कर सकें। जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड है, ऐसा ना हो कि मुझे आप लोग 8 वीक्स के बाद ये कह रहे हो कि मैडम इन क्लासेस का कोई फायदा नहीं हुआ, जो हम लोगों ने पढ़ा था हमें कुछ भी नहीं आता, हमें नहीं पता कि हमने क्या पढ़ा है। तो मैं ये वर्ड्स जो है ना ये आप लोगों से सुनना नहीं चाहती। नोट अबाउट कंट्रोल सिस्टम, ये सारे सब्जेक्ट्स के बारे में है, तो ये आप लोगों ने जो है ना मुझे इसका फीडबैक देते रहना है कि किस तरह से है। अच्छा आप लोग मुझे बताएंगे इस तरह से नहीं है कि सारे लोग एकदम शोर करना स्टार्ट कर दें। आप लोग मुझे बताएंगे कि जी कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं,